जय हिंद साथियों। आज आपका क्लास है प्रश्नावली 1.2 भाग 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो पहले जो है हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जिसे 12 का लघुत्तम विधि से निकाल लेते हैं। तो 2 छके 12, फिर भाग लगाइए कितना से 2 से, 2 तिया 6। अब तो नहीं लगेगा। अब 15 को देख लीजिए, 15 में लगाइए तो भाग कितना से, 2 से नहीं होगा, कितना से 3 से, 3 पचे 15। अब इसमें भी नहीं होगा। 21 में लगाइए तो 21 में कितना से, 3 से, 3 सत्ते 21। अब तो नहीं लगेगा। अब लिखेंगे 12 बराबर कितना कितना इसका गुणनखंडन आया है, 2 गुने 2 गुने 3, फिर 15 का 3 गुने 5, उसके बाद 21 का 3 गुने 7। अब देखिए एचसीएफ तो आपको पहले से पता ही कैसे निकाला जाता है, तो एचसीएफ आप आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन आया है, तीनों में क्या कॉमन आया है 3, तो एचसीएफ आपका निकल गया। पहला तो आंसर प्राप्त हो गया है एचसीएफ का। अब क्या निकालते हैं, अब एलसीएम निकालते हैं। तो लिखेंगे कि एलसीएम बराबर, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि पहले जो एचसीएफ जो निकाले हैं, ये तीनों का गुणनखंड में जो कॉमन आया है, कॉमन क्या है 3, 3 आपका क्या है एचसीएफ है। और बाकी जो इधर बचा तीनों का गुणनखंड, उसको सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर बचा हुआ है, उसके बाद आपका बचा 5, उसके बाद 7। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 कितना हो गया 6 सत्ते 42, यानी कि 420। एलसीएम और एचसीएफ दोनों प्राप्त हो गया आपका। आगे देखिए अब अगला सवाल। चलिए आगे अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो सबसे पहले 17 को जो है, 17 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 17 को जब तोड़ेंगे तो कितना बार में, तो खुद क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कितना से खाएगा 17, 17 एकम 17। उसके बाद कितना है 23, 23 को तोड़िए तो ये भी क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसको भी कितना से करना पड़ेगा 23 से डायरेक्ट, कितना बार में एक बार में। दूसरा क्या है आपका 29 है, 29 आपका कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट कितना से खाएगा 29 से ही खाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ 17 बराबर कितना हो जाएगा 17 गुने 1, उसके बाद 23 को लिखिए 23, 23 गुना 1, उसके बाद 29 बराबर 29 गुने, सॉरी यहाँ पर जो है भाग देने में एक बार में ना होगा, यहाँ हम कितना 29 ही दे दिए थे, सॉरी। तो यहाँ 29 गुने 1। अब देखिए कि अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आपका सिर्फ क्या आ रहा है 1 आ रहा है कॉमन, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, पहले जो एचसीएफ जो निकाले हैं उसके साथ क्या करेंगे, इधर जो बचा हुआ है जो संख्या उस सब को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17 बचा हुआ है, 23 बचा हुआ है, उसके बाद 29, आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 11,000
339, यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306 और 657 का दिया गया है कितना, 9 है। इसका कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए HCF दिया ही है और आपका संख्या भी दिया गया है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इस संख्या को मान लेते हैं कि माना कि बड़ा जो संख्या होता है उसे क्या कहा जाता है, ए। पहली संख्या मान लेते हैं, तो यानी कि पहली संख्या यानी ए बराबर कितना 657 एंड बी बराबर कितना है आपका 306, तथा उसके बाद ये क्या है 9, ये आपका HCF है। HCF भी आपको दिया गया है 9। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तब सिंपल तरीका से आप निकाल लेंगे आराम से कि एलसीएम बराबर आपको फॉर्मूला खुद पता है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, यही होता है ना। तो अब देखिए पहली संख्या आपका कितना है 657 गुने 306 बटा अब कितना 9। अब कटा दीजिए, तो इसको कटाते हैं तो 9 से 9 तिया 27, अब बचा कितना 3, 9 चौके 36, यानी 34 बार में कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 657 गुने 34, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 20 दो 22 के 2 बाकी 2, 6 चौके 24 दो 26, फिर कीजिए तो 7 तिया 21, 21 के 1 बाकी 2, 5 तिया 15, 2 17 के 7 बाकी रहल 1, 6 तिया 18 1 19, 8 3 7 6 13, 11 1 12, 1 1 2, यानी आपका आ गया एलसीएम कितना 22,338 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या। अब पता करेंगे कि भाई कोई संख्या 0 अंक पर कब समाप्त हो सकती है। तो जैसे देखिए कि 2 गुना 3 कीजिए तो कितना हुआ 6, कितना हुआ यहाँ 6 हुआ। तो यह देखिए कि 0 अंक पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ है। अच्छा 2 गुना 5 कीजिए तो 2 पचे 10, 0 अंक पर समाप्त हो गया है। दूसरा देखिए जैसे 5 गुने 4, 5 चौके 20, यह भी क्या हुआ 0 अंक पर समाप्त हुआ। कहने का मतलब हुआ कि यानी कि जिस प्राकृत संख्या में 2 और 5 का घात शामिल रहेगा वह निश्चित तौर पर जो है 0 अंक पर समाप्त होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं कि संख्या आपका क्या है, तो संख्या बराबर आपका है 6n। तो लिखेंगे हम, अब जान गए कि यह संख्या कब 0 अंक पर समाप्त होगी 2 और 5 के घात रहने पर। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या 0 अंक पर तब समाप्त होती है जबकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2n और 5n के घात
शामिल रहता है। अब देखिए आपका संख्या क्या है, 6n है ना, इसको तोड़िए तो इसको करेंगे तो 2 तिया 6 यानी 2n इंटू 3n। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6 और ये पावर क्या हो जाएगा, पावर सेम है ना, तो सेम ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है बेस यदि मतलब असमान रहता है तो पावर जो है सेम रहता है, तो सिर्फ बेस ही मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम ही लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया आपका, 2 और 3 का गुणनखंड आया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। तो अब लिखेंगे कि यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2n के अलावा कोई दूसरा अंक 3n शामिल हैं। इसलिए 6n अंक 0 अंक पर, सॉरी इस जगह संख्या होनी चाहिए, 6n संख्या 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी या नहीं हो सकती है। आज इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू।